नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। बिहार के पटना में जल्द दूर होगी सीवेज ट्रीटमेंट की दिक्कत। हरिद्वार में नमामि गंगे अभियान के तहत कुंभ को स्वच्छ बनाने की है तैयारी और प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद 100 दिनों के लिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिससे जुड़ी सफलता की तमाम कहानियां हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसी तमाम खबरों पर बुलेटिन में डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के दीघा कंकड़बाग में एसटीपी परियोजनाओं पर हुआ करार। जल्द पटना की 150 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता में होगा इजाफा। हरिद्वार कुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे अभियान ने दिए 89 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा क्वेस्ट का होगा वर्चुअल आयोजन। 7 अप्रैल से शुरू होगी प्रतियोगिता। वडोदरा में कैच द रेन का दिखा असर। प्रशासन और आमजन के सहयोग से वाटर हार्वेस्टिंग पर दिया जा रहा है जोर। तो पटना के दीघा और कंकड़बाग क्षेत्र में एसटीपी और सीवेज नेटवर्क को विकसित करने के लिए डीके सीवेज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और पीएफएस के बीच वित्त पोषण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना में गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे घनी आबादी वाले शहरों में एक पटना के दीघा और कंकड़बाग क्षेत्र में 150 एमएलडी क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र के विकास के साथ 453 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क विकसित किया जाना शामिल है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें योजना, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण और हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल को मिलाया गया है। पटना में नमामि गंगे को मिली एक और कामयाबी। दीघा और कंकड़बाग सीवरेज परियोजना पर हुए हस्ताक्षर। इससे कुल 150 एमएलडी क्षमता के 2 सीवेज शोधन संयंत्र का होगा निर्माण। 453 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क किया जाएगा विकसित। नमामि गंगे अभियान के तहत डीके सीवेज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और पीएफएस के बीच वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये ऐसी पहली परियोजना है जिसमें योजना, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को मिलाया गया है। हाइब्रिड एन्युटी में हमारे बीच में और साथ साथ जो कॉन्सेशनर है और साथ ही बिहार गवर्नमेंट की ओर से बुडको जो संस्था है और इनके साथ साथ जो फाइनेंसिंग कंपनी है पीएफसी, तो पीटीसी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है उन्होंने इसको फंड किया है। पीएफसी का भी धन्यवाद है क्योंकि ये दूसरा प्रोजेक्ट है हमारे नमामि गंगे में हाइब्रिड एन्युटी का जिसको कि उन्होंने फंड किया है। तो एक तरह से ये हाइब्रिड एन्युटी मोड के ऊपर जो कार्य हो रहा है उसके ऊपर मार्केट का, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि एक प्रोजेक्ट को फंड करने के बाद वो फिर आगे आकर के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी फंडिंग उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर पटना शहर के सभी सीवेज क्षेत्रों को सीवेज नेटवर्क और सीवेज शोधन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। दीघा एसटीपी की क्षमता 100 एमएलडी और कंकड़बाग एसटीपी की क्षमता 50 एमएलडी होगी। पीएफएस एसटीपी के विकास के लिए लंबी अवधि के कर्ज के रूप में 85.84 करोड़ रुपए की राशि देने के लिए सहमत हो गया है। पीएफएस विकास के लिए एचएएम के अंतर्गत वित्त पोषित की जाने वाली ये दूसरी परियोजना है। इससे पहले हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत एक शहर एक ऑपरेटर अवधारणा के अंतर्गत प्रयागराज सीवेज योजना शुरू हुई थी। इस तरह के मॉडल हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चरिंग बड़ी अच्छी की गई है और हैम मॉडल के बेसिस पे बनाया गया है और जिसमें पेमेंट की अनसर्टेनिटी बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे प्रोजेक्ट का जो रिस्क होता है उसको पहले ही फाइनेंशियल क्लोजर के साथ साथ कवर कर लिया जाता है। तो प्रोजेक्ट वाइबिलिटी के हिसाब से और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हमारे जितने भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मॉडल है और हम और इस तरह के प्रपोजल्स जो आएंगे इसको हम काफ़ी हमारा फोकस एरिया रहेगा फंड करने के लिए। परियोजना के 453 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क डीबीओटी मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा, जहां संविदात्मक भुगतान का 100% निर्माण अवधि के दौरान किया जाएगा। इसके विपरीत एचएएम के अंतर्गत एसटीपी के विकास के लिए निर्माण लागत का 40% 24 महीने की निर्माण अवधि के दौरान चुकाया जाएगा और शेष 60% का भुगतान ब्याज और संचालन एवं रखरखाव लागत के साथ 15 साल की संचालन अवधि के दौरान तिमाही वार्षिक वृत्ति के रूप में होगा। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पटना में
1140.3 किलोमीटर लंबे सीवेज नेटवर्क के साथ 350 MLD सीवेज शोधन क्षमता के विकास के लिए 11 सीवेज योजनाएं ली गई हैं, जिनकी कुल लागत 3,237 करोड़ रुपए है। बेउर में 43 MLD और करमालीचक में 37 MLD STP परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 2020 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। सैयदपुर में 60 MLD में एक अन्य STP परियोजना और साथ में जुड़ा हुआ नेटवर्क हॉल भी पूरा हो चुका है। पटना से जुड़े हुए कस्बों जैसे दानापुर, फुलवारी, शरीफ और फतुहा में STP परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। पटना की अगर हम बात करें शहर की, तो वहाँ पे जो हम लोग ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट से पहले जब आकलन किया तो करीब 60 MLD पानी को ट्रीट करने की उनकी क्षमता थी। वो जो है अब बढ़ के इस सारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद जो है 600 MLD हो जाएगी। तो ये 10 गुना बदलाव है, ये बहुत ही स्टेप जंप है, मतलब इसमें इंक्रीमेंटल नहीं है कुछ। तो एक तो ये है। दूसरा जो है इसका जो पानी का जो इस्तेमाल है वो भी जो है जिस तरह पे भी किया जा सकता है, जैसे कहीं पे इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जा सकता है, कहीं पे इंडस्ट्रियल पार्क को दिया जा सकता है, तो और इसके अलावा जो कृषि के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस पानी को फिर से इस्तेमाल करने के लिए जो कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, तो उस तरफ भी हम लोग का ध्यान है। इस योजना की सफलता के बाद पूरे पटना शहर की सीवेज शोधन क्षमता में वृद्धि नमामि गंगे योजना को बल मिलेगा और गंगा की अविरलता और निर्मलता के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकेगा। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और हरिद्वार में कुंभ को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस बार आपको दिव्य कुंभ के साथ साथ स्वच्छ कुंभ का भी आनंद लेने का अवसर प्राप्त होगा और इसके लिए नमामि गंगे अभियान के तहत 89 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का शंखनाद हुआ है। आस्था और अध्यात्म का महासंगम हरि की पावन नगरी में हुआ है। शाही स्नान के लिए ऋषि, मुनि, जोगी, साधु, संत सभी जुटे हैं। साथ ही इनके दर्शनों को उमड़ी है लाखों भक्तों की भीड़। इन सब के बीच कुंभ को स्वच्छ और दिव्य बनाने के लिए भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं। नमामि गंगे के तहत गंगा की निर्मलता के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित घाटों के निर्माण जैसे तकरीबन 32 प्रोजेक्ट पास किए गए थे, जिसमें से 30 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जिससे बढ़ते शहरीकरण के बीच गंगा जल की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है और गंगा जल हरिद्वार और आसपास के इलाकों में A स्तर तक पहुंच गया है। जहाँ तक नदी के जल की गुणवत्ता का प्रश्न है, हमारे सारे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पूरी तरह से चल रहे हैं, तो उसकी कोई समस्या नहीं है। और साथ ही कुंभ के समय में चूँकि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, तो उनके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, यूरिनल की व्यवस्था हो और साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, उसके लिए हमने सहायता दी है। हरिद्वार कुंभ के लिए नमामि गंगे अभियान के तहत 89 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है, जिससे हर की पौड़ी क्षेत्र में टाइल का निर्माण, घाटों पर सीढ़ियों का निर्माण, रेलिंग और फ्लड लाइट लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पूरे शहर में पेंट माई सिटी कैंपेन भी चलाया गया है, जिसके तहत शहर की दीवारों पर पौराणिक कथाओं का चित्रण किया गया है। मेले में गंदगी न फैले, इसके लिए शौचालय का विशेष रूप से प्रबंधन किया गया है। जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। हर जगह नमामि गंगे और राज्य सरकार की संस्थाएं मिल करके लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, सैनिटेशन की पूरी व्यवस्था हो, जल की गुणवत्ता बनी रहे, अविरल और निर्मल जल उपलब्ध रहे लोगों को, और कुंभ सुचारू तौर से चले, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, जो इस तरह से लोग वहाँ जाके अपने अनुभव बता रहे हैं, वो बहुत ही सकारात्मक हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है वहाँ जाकर के स्नान करना, कुंभ का अनुभव करना। उम्मीद है कि प्रयागराज में लगे कुंभ की भांति ही हरिद्वार कुंभ में भी दिव्यता के बीच स्वच्छता का भी अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा जिले, जहां जिला प्रशासन, धार्मिक संस्थाएं और स्थानीय लोग मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं और जल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास से भूमिगत जल स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। स्कूल से लेकर घरों तक वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए वर्षा जल को सहेजने के प्रयास हो रहे हैं।
आने वाले दिनों में पूरे विश्व में पानी की समस्या एक विकट रूप धारण करेगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। पानी बचाने के लिए लोग जागरूक हों, इस उद्देश्य से विश्व में 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत करते हुए हर किसी से इसमें अपना योगदान देने के लिए आह्वान किया। पीएम के इस संदेश से प्रेरित होकर वडोदरा की एक धार्मिक संस्था वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुहिम चलाई। संस्था के मुखिया ब्रजराज कुमार ने लोगों को नसीहत दी कि वे वाटर हार्वेस्टिंग करें। वाटर हार्वेस्टिंग से मानसून में बारिश के पानी को गटर में बह जाने से रोककर उसे चैनलाइज करके घर में ही बनाए गए कुएं में उतारा जाता है, जिससे खत्म हो रहे भूगर्भ जल फिर से एक बार रिचार्ज हो जाता है और आने वाली पीढ़ियां उसका उपयोग कर सकती हैं। इस प्रकार उन्होंने 35,000 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग को शुरू करने का टारगेट रखा है और उनकी मुहिम रंग लाई है। वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में बेहद करीब हैं। उनकी प्रेरणा से आज लाखों लीटर मानसून का पानी बच रहा है और आने वाले दिनों में ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि घर घर में इस प्रकार का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे। परम पूज्य ब्रजराज कुमार जी महाराज उसकी दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसके लिए प्लांटेशन एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ से वाटर हार्वेस्टिंग चल रहा है। तो बोथ द थिंग्स, ऑब्वियसली इफ यू हैव मोर प्लांटेशन इट विल improve your water resources by having more rains and that would also help in a way. आज वडोदरा में कई घरों में वाटर हार्वेस्टिंग से पानी बचाया जा रहा है। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। सिर्फ बरसात में अपने घर की छत पर जमा होते पानी को एक चैनल के माध्यम से घर के पास ही बनाए गए कुएं में उतारकर हजारों लीटर पानी पूरे सीजन में बचाया जा सकता है। वडोदरा के डॉक्टर दर्शन बैंकर ने भी अपने घर में इसी प्रकार वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम कर रखा है और वो इस प्रकार अभी तक लाखों लीटर पानी भूगर्भ जल को रिचार्ज कर चुके हैं। We have done water harvesting and we have started project of making 35,000 houses water harvesting ready. Now what will happen? क्या होगा उसकी वजह से कि जो 35,000 ने एक सोसाइटी में अगर 3 लोग ने किया है तो it will create awareness. एक जागरूकता आएगी लोगों में कि वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, अपने लिए ही अपना रिसोर्स बचाना बहुत जरूरी हो जाएगा। बात वडोदरा प्रशासन की करें तो वडोदरा प्रशासन पानी बचाने की मुहिम को बड़ी ही गंभीरता से ले रहा है। वडोदरा की कलेक्टर शालिनी अग्रवाल ने पीएम मोदी की पानी बचाने की अपील से प्रेरित होकर 2 बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिए हैं। पहला था रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वडोदरा जिले की हर सरकारी स्कूल को इस सुविधा से लैस किया जाए। उन्होंने इस काम को इतने जुनून से पूरा किया कि 1 साल के भीतर ही वडोदरा जिले की 1000 से ज्यादा स्कूलों में ये सुविधा लग चुकी है। आज वडोदरा की सरकारी स्कूल करोड़ों लीटर वर्षा का पानी भूगर्भ जल में डालकर वाटर रिचार्ज करने का माध्यम बनी हुई है। ये बच्चों की मुहिम बन गई। वडोदरा जिले की कोई भी सरकारी स्कूल में छोटे से छोटा बच्चा भी वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी रखता है। दूसरी मुहिम उन्होंने शुरू की नल से जल। पानी तो है लेकिन अगर वो साफ और पीने लायक नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वर्षा जल निधि प्रोजेक्ट के अंतर्गत वडोदरा में 1000 से ज़्यादा स्कूल्स, उसमें सभी सरकारी स्कूल्स ग्रामीण विस्तारों में कवर हो गए हैं और सभी ग्रामीण विस्तारों के सरकारी स्कूल्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया गया है। कितना पूरे साल में अभी जो हर एक स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है ग्रामीण विस्तारों में, यदि हम सबसे छोटे स्कूल की बात करें और एवरेज ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल और एवरेज रेनफॉल की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 1 लाख लीटर पानी हार्वेस्ट होगा। हमारे यहाँ पे 1000 स्कूल्स हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ से लीटर पानी प्रति वर्ष रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाएगा। गुजरात में हर घर में नल से पानी बचाए जाने के लिए मिशन चल रहा है, तब वडोदरा इस मिशन को लगभग पूरा कर चुका है। वडोदरा जिले के 3 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था हो चुकी है और जो भी घर कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से बाकी रह गए हैं वहां भी जल्द से जल्द नल से पानी पहुंचाया जाए, उसके प्रयत्न किए जा रहे हैं। नल से जल अभियान को पूरा करने में महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पानी की बड़ी किल्लत के मद्देनज़र ज़रूरत इस बात की है कि हम प्रयोग में लाए गए पानी को पुनः प्रयोग में लाने का प्रयास करें और इससे एक तरफ साफ पानी की मांग पर असर कम होगा तो वहीं लाखों लोगों को पीने का पानी मुहैया होगा
और दूसरी तरफ दूषित जल का भी सदुपयोग हो सकेगा। और ऐसा ही एक प्रयास मुमकिन करके दिखाया है नागपुर के एक उद्यमी ने, जो न सिर्फ करोड़ों लीटर दूषित पानी को शुद्ध कर रहे हैं बल्कि उसके उद्योगों में सफाई के कामों में भी उपयोग कर रहे हैं। हमने नागपुर शहर में 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पीपीपी में बनाया है। 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन में से 19 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी पुनर्उपयोग के लिए पास के थर्मल पावर स्टेशन को दिया जाता है। इससे जो अभी तक 19 करोड़ लीटर फ्रेश पानी थर्मल पावर स्टेशन उपयोग में लाता था, वह पीने के लिए उपलब्ध हो गया है। और अंततः यह पानी का रिजर्वेशन जब नागपुर शहर को मिल जाएगा, तब अगले 35 सालों की जो जनसंख्या वृद्धि है उसके आपूर्ति की व्यवस्था इस 19 करोड़ लीटर पानी से हो जाएगी। तो एक अच्छा प्रयास है और गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की कवायद भी लगातार जारी है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा क्वेस्ट 2021 प्रतियोगिता की शुरुआत की, जिसके तहत घर बैठे बैठे ही आप ऑनलाइन इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और गंगा के विषय में अपनी जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। 22 मार्च से शुरू हुआ गंगा क्वेस्ट 3.0। www.gangaquest.com पर होंगे पंजीकरण। एक बार फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लेकर आ रहा है ऑनलाइन क्विज कंपटीशन गंगा क्वेस्ट। मकसद है गंगा की अविरलता और निर्मलता के महाअभियान से युवाओं को जोड़ना, उनमें नदी और जल संरक्षण की समझ विकसित करना। देश भर में कोई विद्यार्थी या आम नागरिक जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर हो, इसमें पंजीकृत हो सकते हैं। ये क्विज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगी। क्विज 7 अप्रैल से प्रारंभ होगा। हमने रजिस्ट्रेशन पहले से ही प्रारंभ कर रखा है और अभी तक हमारे पास 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर करा लिया है। अगर आप देखेंगे पिछले बार पूरे पीरियड में हमें 11 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया था, तो उसके कंपैरिजन में जो इनिशियल रिस्पांस है उससे भी कहीं बढ़ चढ़ करके है। और हमें बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं लोगों का जो कि इस कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ सप्ताहों में ये संख्या और भी कई गुना बढ़ेगी। 7 अप्रैल को प्रतियोगिता शुरू होगी, 8 मई को प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक फाइनल लाइव राउंड किया जाएगा। 20 मार्च को गंगा दशहरा के दिन विजेताओं के नाम घोषित होंगे। इसमें कई आकर्षक इनाम और प्रोत्साहन प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। पिछली बार तकरीबन 11 लाख से भी अधिक युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। गंगा क्वेस्ट को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 के तहत कक्षा 8वीं या उससे निम्न वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। श्रेणी 2 में कक्षा 9वीं या 10वीं के विद्यार्थी। श्रेणी 3 कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी। श्रेणी 4 के तहत वयस्क वरिष्ठ नागरिक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता में 3 चरण हैं। सभी चरणों में 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 2 क्वालिफाई राउंड और एक अंतिम चरण होगा। हम एक लाइव क्विज करेंगे 5 जून को, जो कि इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। उस दिन एक लाइव क्विज होगा और उस लाइव क्विज के बाद जो फाइनल विजेता जो हैं उनके लिए हम प्राइज गंगा दशहरा के दिन अनाउंस करेंगे। गंगा क्वेस्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी। अपार सफलता मिलने के बाद इसे अब 2023 तक हर साल आयोजित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा क्वेस्ट एक बार फिर आपके सामने लेकर के आ रहा है। पिछले दौरान लॉकडाउन के समय इसे भारी समर्थन प्राप्त हुआ था और इसी उत्साह के साथ इस बार भी गंगा क्वेस्ट 2021 की शुरुआत हो रही है 22 मार्च से, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे के दिन। और 7 अप्रैल से ये प्रतियोगिता पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। 3 राउंड होंगे और उसके बाद विजेताओं का चयन होगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से पिछली बार बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और इस बार भी गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के इस महाअभियान के साथ एक नई कोशिश के साथ, नई उम्मीद के साथ युवा इसमें जुड़ेंगे। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है। कानपुर में एशिया के सबसे बड़े नाले को टैप करना एक बड़ी कामयाबी थी। कानपुर के ही एक युवा ने गंगा में तिरोहित हो रहे फूलों से गंगा की निर्मलता पर पड़ते असर को कम करने की ठानी और फूलों से अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। ये रिपोर्ट देखिए।
गंगा के साथ हमारी आस्था जुड़ी है। अपने 2525 किलोमीटर के सफर में गंगा के दोनों छोरों पर सभ्यता और संस्कृति ने आकार लिया। तकरीबन 40% आबादी की अर्थव्यवस्था की धुरी गंगा ही है। एक समय था जब गंगा की निर्मलता पर मानो बढ़ते शहरीकरण की नजर लग गई थी। गंगा का जल दिन बदिन दूषित हो रहा था, लेकिन बीते 7 सालों में स्थितियां बदली हैं। नमामि गंगे अभियान का असर दिखने लगा है। जन भागीदारी से एक जन आंदोलन खड़ा हुआ, जिसने गंगा के शीतल जल को दोबारा स्वच्छ कर दिया। इसी जन भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है कानपुर के अंकित अग्रवाल। अंकित एक युवा उद्यमी हैं और उनकी कंपनी गंगा में चढ़ाए हुए फूलों को निकालकर उनसे अगरबत्ती बनाने का काम करती है। Flowers as a mode of offering the best that humanity can offer. Hardly does anyone think what happens to these flowers afterwards. Sadly, these sacred flowers are dumped into water bodies like the river Ganges to respect their sanctity. Every year, we Indians put in about 8 million tons of flowers in the Ganges. All the pesticides and insecticides that were used to grow these flowers mixes with the river water, making it highly toxic. अंकित को इस अनोखी पहल की प्रेरणा कुछ सालों पहले मिली। उन्होंने देखा कि गंगा में चढ़ाए हुए फूलों के कारण पानी दूषित हो रहा है। तब मन में तस्वीर बदलने की ठानी और साल 2017 में अंकित ने अपनी कंपनी फूल की स्थापना की। The sheer volume of flowers is overriding the biophysical stability of our river Ganges. So what we do is we collect these flowers from the temples directly, bring them to our facility, wash off all the pesticides and convert these flowers into incense sticks, gulal. अंकित इन फूलों से अन्य बायोडिग्रेडेबल चीजें बनाने पर भी काम कर रही हैं। फूल ने न केवल गंगा को स्वच्छ बनाने में अहम योगदान निभाया है, बल्कि आज 100 से अधिक लोगों को रोजगार भी दे चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इस तरह गंगा संरक्षण के लिए पुरोधा आगे आ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ भारती चौहान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गंगा ना सिर्फ भारतीय संस्कृति में आस्था का केंद्र मात्र है, बल्कि देश के अर्थतंत्र का बड़ा हिस्सा भी है। युगों युगों से गंगा किनारे सभ्यताएं बसती चली गईं, क्योंकि गंगा किनारे आय के संसाधन भी सृजित हुए। आज भी लाखों लोगों की आजीविका गंगा और इसके जल से जुड़ी हुई है। मोक्ष नगरी वाराणसी भी इसमें नवीन आयाम गढ़ती है। यहाँ भी विभिन्न स्वरोजगारों से लोग जुड़े हुए हैं। गंगा न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि गंगा से सटे देश की 40% आबादी की अर्थव्यवस्था की धुरी भी है। इसी मकसद से प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाते हुए नमामि गंगे योजना के तहत अर्थ गंगा के संकल्प को लिया गया है। मकसद है गंगा से सटे राज्यों में गंगा की शुद्धता से समझौता किए बगैर रोजगार के संसाधनों को बढ़ाना, गंगा के तटों के पास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए। गंगा को मोक्षदायिनी के अलावा जीवनदायिनी भी शायद इसी वजह से कहा गया है। गंगा के किनारे पलने वाली जिंदगियों की बात करें तो अकेले वाराणसी में ही हजारों परिवारों का पेट इसी गंगा के पानी की वजह से चलता है। वाराणसी तीर्थ क्षेत्र होने के कारण यहाँ माला फूल की खपत काफी मात्रा में होती है। चूँकि यहाँ गंगा के किनारे कुल 84 घाट हैं, जिनके सभी घाटों पर माला फूल बेचने वालों की भारी संख्या होती है। इस कार्य में हजारों परिवार सुबह से रात तक लगे रहते हैं। यहाँ सब हाल रोजगार सब बच्चों के लिए 2 दुकान बनाए, सबको दे दिया, तो सब सोने देंगे भूखे? आया है, सब कुछ है, क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं मानपूर्णा के भाई, कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ दिया है, बाती है, पूजा है, पाठ है, माला है, टीका है, चंदन है, पंडित है। यहाँ पे हर एक वासी कुछ न कुछ कर रहा है और बिना खाए पिए कोई ऐसा आदमी नहीं है जो भूखा यहाँ सोता हो। तीर्थ क्षेत्र होने के कारण वाराणसी को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। इसलिए देशी विदेशी पर्यटक सभी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इसलिए नाविक भी यहाँ पर हजारों की संख्या में हैं। कई पीढ़ियों से नाविकों का रोजगार इसी गंगा और उसके पानी की वजह से चलता है। कर्मकांड का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पुरोहितों की संख्या भी काफी है। ये पुरोहित सदियों से इन्हीं गंगा के तटों पर न सिर्फ आबाद हैं, बल्कि इनके परिवारों का पेट भी पलता है। गंगा माँ यहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार देती है, नाविक को।
माला फूल वालों को, पंडा को, यहाँ के यात्री को, आने जाने वालों को, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गंगा मोक्ष के साथ साथ रोजगार का साधन भी लोगों को उपलब्ध करवा रही है। वाराणसी में एक कहावत है कि काशी में लोग भूखा जागते जरूर हैं लेकिन भूखा सोते नहीं हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गंगा के किनारे रहने वाले को कोई न कोई रोजगार मिल ही जाता है और उनका पेट पल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अगर आपके आसपास भी ऐसी कुछ खबरें हैं जो गंगा स्वच्छता या फिर जल संरक्षण से जुड़ी हुई हैं तो आप उन्हें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पर और ट्विटर के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News Live और @DD News हिंदी। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।